नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी। नीरज साहब को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनके लिए दो शब्द कह देते हैं। पहले फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके और अब हिस्टोरियन हैं। नीरज जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रॉनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नीरज जी, हमारी टीम ने आप पर बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तो सीधा पहला सवाल एकदम बैंग ऑन ही पूछूंगा। सबसे पहले आपने एक बुक लिखी है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, उसके बारे में कुछ बताइए। वो पुस्तक है कि किस प्रकार से हमारे इस पूरे देश को ब्रेन वॉश किया जा रहा है एजुकेशन के माध्यम से। वैसे तो बहुत सारे उसके आयाम होते हैं कि जो मास मीडिया है उसके थ्रू, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके थ्रू भी किया गया है, लेकिन मेरी जो पुस्तक है वो केवल इस पे ये बताती है कि किस प्रकार से स्कूल के बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमारे देश को, हमारी पीढ़ियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ, वो पूरी पुस्तक एग्जाम्पल्स से ही भरी है। उसमें मैंने जो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि जो अभी बच्चे एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हम जानते हैं, उनमें वास्तविकता में क्या लिखा गया है। जैसे एक अगर आपको एग्जांपल दूं जो बड़ा फेमस हो गया है कि एक सूफी होता था अमीर खुसरो नाम का 14वीं सदी में। अब सूफी के नाम पे अपने देश में क्या होगा, लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा भला मानस होगा जो बड़ी शांति की बात करता होगा, तो ऐसा नहीं है। सूफी भी उतने ही फैनेटिक, उतने ही जिहादी मानसिकता वाले थे जिस मानसिकता का औरंगजेब था। इनफैक्ट औरंगजेब भी सूफी था, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या बात है जी। तो अब और अगर आप पूरी की पूरी उसकी वाङ्मय पढ़ेंगे जो इसमें अमीर खुसरो ने लिखा है, तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार का नीच व्यक्ति था, जो भारत विरोधी भी था, हिंदू विरोधी या काफिर विरोधी, तो ये सब होते ही है। तो उसने एक जगह पे क्या लिखा है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, और ये जितने आप ऐसे जिहादी देखेंगे उनमें आपको 90% वो लोग मिलेंगे जहाँ पर एक मुस्लिम आक्रांता ने किसी हिंदू महिला को उठा के लेके आया, उसके साथ कहने को निकाह किया, और फिर वहाँ से संतति उत्पन्न हुई। तो अमीर खुसरो भी ऐसी एक संतति था जो एक बलात्कार से जन्म हुआ था इसका। तो क्या बताता है कि मेरा जन्म हिंद में हुआ, तो मैं यहाँ की भाषाओं का सम्मान करते हुए कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राचीन समय से जो भाषाएं चली आ रही हैं वो है सिंधी, लाहौरी, द्वार समुद्री, तेलंगी, गुजरी, डोगरी, मालाबारी, बंगाली, और 2-3 नाम उसने और दिए हैं। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये सारी की सारी भारत की भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों में चलती रही हैं प्राचीन काल से, और एक भाषा है जो इन सबसे विशिष्ट है, वो है संस्कृत, जिसे ब्राह्मण लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। ये उसका कोट है। जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? उसने बोला मेरा भारत में जन्म हुआ, मैं इसलिए इसकी प्रशंसा करते हुए इसकी भाषाएं बताऊंगा। इस वाक्य को हटा दिया गया। शुरू करते हैं कि अमीर खुसरो ने बताया कि इस भूमि में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं हैं। फिर यही लिस्ट जो मैंने आपको बताई वो आ जाती है, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि अमीर खुसरो ने बताया कि संस्कृत किसी भी प्रदेश की भाषा नहीं है, इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। आप तुलना करके देखें, उसने जो 4 लाइनें लिखी हैं उसमें से क्या 4 संदेश जाते हैं उनको। आइए, पहली चीज, भारत की विविधता कितनी बड़ी है। शुरू कहाँ से कर रहा है? बिल्कुल उत्तर पश्चिम में सिंध से आरंभ करता है और पूर्व में बंगाल तक जा रहा है, उत्तर में कश्मीर से आरंभ करता है, मालाबार यानी केरल तक जा रहा है। तो इस एक वाक्य में स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक ज्योग्राफिकली देखेंगे तो एक जुड़ी हुई एक आइडेंटिटी है जिसे वो हिंद कह के बुला रहा था। ये उन्होंने खत्म कर दिया एनसीईआरटी वालों ने, ताकि बच्चों में कहीं ये संदेश ना चला जाए कि आपका जो देश है ये सदियों पहले से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इनको नैरेटिव क्या बनाना कि टूटा हुआ देश था। जैसे राहुल गांधी आजकल बहुत फेमस हो गया उसका कोट कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि एक आर्टिफिशियल एंटिटी बनी है। पहला तो ये संदेश इन्होंने गलत दिया।
दूसरा संदेश क्या गलत दे रहे हैं कि प्राचीन काल की बात करें, इसमें प्राचीन काल कहीं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनका एजेंडा है पूरे देश को तोड़ने का, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे। तीसरा, इसी में क्या एजेंडा चलता है कि जो संस्कृत भाषा है वो यहाँ की नहीं है। चौथा क्या है कि ब्राह्मण विदेशी थे, केवल उन्हें भाषा आती थी। तो 4 तोड़ने के स्तंभ आपको ये 7वीं क्लास के एक पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। मतलब डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था वो पर्टिकुलरली मुगल या मुसलमान ही लेके आए इस देश में, किस तरह से? नहीं, देखिए, अब ये मुसलमान था, सूफी था, वो तो आपको स्पष्ट बता रहा है कि ये देश जुड़ा हुआ है। ये आज के जो गद्दार हैं, जो आज के मक्कार नेता हैं, वो इसको लेके आ रहे हैं कि हमने इस देश पे तोड़ना है। सही।